So, to know what is abnormality, one should know what is physiology. नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर क्या है पता होगी तो ही हम लोग को पता चलेगा कि वेदर द पर्सन कम्स विद डिसऑर्डर्स और वेदर इट इज क्वाइट ए नॉर्मल थिंग। तो अगर हम लोग को रक्त प्रदर जानना है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जानना है तो उसके लिए नॉर्मल आर्थो क्या होता है, आर्थो का डेफिनेशन क्या है, आर्थो का प्रमाण क्या है, उसके बारे में जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग बात करेंगे आर्थो के ऊपर। तो व्हाट इज आर्थो? आर्थो की व्याख्या दी है सुश्रुत ने, मासेनोपचित काले धमनिभ्याम तद आर्थवम। रसवह स्वतः से जो रस निकलता है और वो रस योनि मार्ग में जाके वहां पे एक मास तक उपचित होता है अग्नि द्वारा, तभी उसको आर्तो का स्वरूप प्राप्त होता है, तभी उसको हम लोग आर्तो कहते हैं। यानी जो रक्त, जो रस रक्त स्वरूप होके गर्भाशय में स्थित है और जिसका एक महीने तक उपचय हुआ है, एक मास तक उपचय हुआ है, उसे हम लोग आर्तो कहेंगे। अष्टांग संग्रह ने कहा है ऋतुस्तु दुष्टार्थ व द्वादश रात्रम भवति। इसमें ऋतु की व्याख्या की गई है, जो ऋतु काल में, जिसको हम लोग रजस्राव कहेंगे। तो रजस्राव किसको कहेंगे? जो रजस्राव होने के बाद 12 दिनों तक जो काल रहता है उसको ऋतु कहते हैं, ऋतु काल कहते हैं। ऋतुस्तु दुष्टार्थ द्वादश रात्रम भवति। और फिर हम लोग देखेंगे कि आर्थों की व्याख्या जो है रज, शुक्र, शोणित, ऐसे इसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। स्त्री बीज, अंत पुष्प, बही पुष्प। तो आर्थों को अलग अलग माना गया है और आर्थों इन सब का सिनोनिम भी कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। कई जगह पे आर्थो का मीनिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जैसे रज उसको कहा गया है, तो रज का मतलब आर्थो होगा। लेकिन आर्थो का मतलब हर बार रज होगा ऐसे नहीं होगा, आर्थो को स्त्री बीज भी कहा गया है। तो आर्थो को हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लड भी कह सकते हैं और आर्थो को हम लोग स्त्री बीज भी समझ सकते हैं, जिसको फॉलिकल कहते हैं या ओवम कहते हैं। इसमें शुद्ध आर्थो के लक्षण दिए गए हैं। गुंजा फलम सवर्णम च पद्म रक्त का सन्निभम इंद्रगोपम संकाशम आर्तवम शुद्धिम आदिशेत। आर्थो का वर्ण इसमें अलग अलग दिया है, जैसे लाल कमल की तरह के वर्ण का, या गुंजा की तरह, गुंजा के सदृश वर्ण का, या इंद्रगोप कीड़े के समान, कीड़े के वर्ण के समान। ऐसे जो आर्थव का वर्ण रहेगा उसको शुद्ध कहा गया है। इसके व्यतिरिक्त तो जो आर्थव है उसको अशुद्ध कह सकते हैं हम लोग। और इसके लिए आर्थव दृष्टि के अलग अलग प्रकार, जैसे चरक ने 8 प्रकार दिए हैं, सुश्रुत ने 8 प्रकार दिए हैं। तो आर्थव दृष्टि के 8 प्रकार कह सकते हैं। Thank you very much for your entertainment. I will request please put your mic on mute mode as it is disturbing to the chorus also. If you are not interested, you can leave the meeting. Thank you very much. Let's see about we are seen about आर्तो का एक श्लोक हम लोग ने देखा है। ऐसे आर्तो के काफी सारे श्लोक है। तो हम लोग मूव करेंगे रज की तरफ। रज सप्तदिनम यावत, जो योनि मार्ग से 7 दिन तक बहता रहता है उसको रज कहते हैं। मासी मासी रज श्रीणाम रसज स्रवती त्रयम। एक अलग व्याख्या अष्टांग हृदयकार ने की है कि जो हर मास में योनि के योनि से बाहर निकलता है 3 दिनों के लिए, उसको रज कहा गया है। यानी यहाँ पे जो रज है, जो सप्तदिनम यावत है या त्रयम है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लड के बारे में आया हुआ है रज का वर्णन। ऋतुस्तु दुष्टातो द्वादश रात्रम भवति, उसके बाद जो आता है वो ऋतु का वर्णन आया हुआ है, जो रजस्राव के बाद 12 दिनों तक या 12 रात्र तक कहा गया है। चरक ने रजस्राव की अवधि पंचरात्रानुबंधी कही गई है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को आयुर्वेद में अलग अलग काल दिखाई देते हैं रजस्राव के, जो कि अष्टांग संग्रह के अनुसार, अष्टांग हृदय के अनुसार 3 दिन, हारित के अनुसार 7 दिन और चरक के अनुसार 5 दिन। इसके व्यतिरिक्त जो भी होगा 7 दिनों के ऊपर होगा तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे, या 3 दिन से कम होगा तो उसको हम लोग एबनॉर्मल कहेंगे, स्कैंटी मेंसेस और हेवी मेंसेस या मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया। अदरवाइज मेनोमेट्रोरेजिया एंड डीयूबी, देयर आर वेरियस कंडीशंस जो कि हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं। सो ये हम लोग ने देखा कि व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ द रजस्राव काल। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ प्रमाण। आर्थो ही चतुरंजलि प्रमाणम। सुश्रुत ने कहा है कि 4 अंजलि प्रमाण, यानी कि 60 ml to 80 ml का प्रमाण 4 अंजलि में होता है। I think someone is not liking my lecture.
ओके, आई विल कंटिन्यू। अर्थवम ही चतुरंजलि प्रमाणम, 4 अंजलि प्रमाण ये सुश्रुत के अनुसार बताया गया है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 ml इसको हम लोग कहेंगे। एक अंजलि में लगभग 20 ml तक प्रमाण जो है हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। ऋतभवम तदार्थवम मातुः द्वि त्रि बिंदु का वस्तन शोणितम। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे दो पर्यायवाची शब्द आए हुए हैं, आर्तव और शोणितम। ऋतभवम तदार्थवम, हर महीने में जो आएगा उसको हम लोग आर्तव कहेंगे, यानी ये रजस स्वरूप हो गया है और उसका प्रमाण यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन श्लोक के दूसरे भाग में शोणितम जिसको कहा गया है, आर्तव का पर्यायवाची शब्द, उसका प्रमाण दिया गया है और उसको कहा गया है मातुः द्वि त्रिबिंदु का वस्तम। ये माता द्वारा 2 या 3 बिंदु के अवस्था में होते हैं। जैसे हम लोग मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सीखते हैं या मॉडर्न फिजियोलॉजी सीखते हैं, वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि ओवुलेशन जब होता है या फॉलिकुलर जेनेसिस जब होता है तो एक साथ में 2 या 3 फॉलिकल्स जो है वो कई बार रप्चर होते हैं। हम लोग जब फॉलिकुलर स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल्स देखते हैं, वो डोमिनेंट फॉलिकल भी शायद 1 या 2 डोमिनेंट फॉलिकल दिखाई देते हैं और उसके बाद भी वो रप्चर होने के बाद भी 1 या 2 फॉलिकल फिर से रप्चर होने की संभावना होती है। तो ये जो बिंदु अवस्था कहा गया है, तो इतना माइन्यूट स्टडी उस समय भी आयुर्वेद में था। जो हम लोग फॉलिकल समझते हैं, या ओवम इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और फॉलिकल जो है वो ओवम को कवर करते हुए रहता है, तो उसके स्वरूप जो है वो बिंदु की तरह ही होता है। तो इतना माइन्यूट स्टडी आयुर्वेद में देखा जाता है। तो यहाँ पे 2 पर्यायवाची शब्द है, आर्तव और शोणित, और आर्तव को यहाँ पे लिया गया है रजस स्वरूप में। ये शायद एक ही श्लोक होगा जहाँ पे आर्तव को रजस स्वरूप माना गया है, अदरवाइज आर्तव को काफी बार स्त्री बीज के स्वरूप में आता है। और दूसरा शोणित करके शब्द आया है जिसमें 2 या 3 बिंदु की अवस्था बताई गई है या प्रमाण बताया गया है। तो चतुरंजलि प्रमाण, जो हम लोग बहिपुष्प जिसको कहते हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं, वो चतुरंजलि प्रमाण होगा। और 2 या 3 बिंदु जो कि फॉलिकल का प्रमाण हम लोग कह सकते हैं, जिसको हम लोग अंतपुष्प ऐसे समझा जाता है। तो आर्तव जो है वो स्त्री बीज भी कहा जाएगा और मेंस्ट्रुअल ब्लड भी कहा जाएगा। चरक ने इसकी व्याख्या करते समय या प्रमाण बताते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, न एव अति बहुल न अति अल्पम आर्तवम शुद्धि आदिशे। जो आर्तव अधिक मात्रा में नहीं है या कम मात्रा में भी नहीं है, उसको ही हम लोग शुद्ध आर्तव कहेंगे। अगर उसमें अशुद्धि है तो शायद आर्तव की मात्रा जो है वो अल्प हो सकती है, या 7 दिन से ज्यादा या चतुरंजलि प्रमाण से ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। तो आर्तव के बारे में अगर हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी जाने तो ऋतु चक्र जानना बहुत जरूरी है। और ऋतु चक्र में रजस्राव काल, जिसको हम लोग रजकाल कहते हैं, उसके बाद आने वाला ऋतुकाल एंड ऋतुवतित काल, ये 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गते पुराणे रजसी नवे च अवस्थित। गत पुराण रज जो है वो पुराण रज बाहर निकलने का काम रजकाल में होता है, जो कि वात के आधिपत्य में आता है, जो लगभग 3 दिन 5 दिन या 7 दिन आयुर्वेद में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग काल दिए हुए हैं, वो हम लोग मानते हैं। और उसके बाद में ऋतुकाल जो है वो द्वादश रात्रम षोडश रात्रम इति अन्य 12 से लेकर 16 दिनों तक ऋतुकाल होता है, जो कि फॉलिकुलर जेनेसिस का काल है, जिसमें एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ता है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है और फॉलिकल की साइज बढ़ती है, जो कि कफ प्रदान कहा गया है, क्योंकि कफ का काम है बल प्रमोशन करना, वृद्धि कराना। तो इसके वजह से ये कफ प्रदान काल है, जिसकी वजह से कफ के वजह से वहां पे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन या थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम बढ़ती है और फॉलिकल की साइज बढ़ती है, जो कि 12 दिनों से लेकर 16 दिनों तक कहा गया है, ये कफ के आधिक्य में होता है। और उसके बाद का जो काल है वो ऋतुकाल समाप्ति के बाद से लेके रजस्राव काल तक होता है, जिसको हम लोग ऋताव्यतीत काल कहेंगे, जो कि पित्त के आधिपत्य में होता है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो दिस इज सिक्रेटरी फेज, तो इसमें सिक्रीशंस काफी ज्यादा होते हैं, एंजाइम्स ज्यादा आते हैं, हार्मोन्स ज्यादा होते हैं, और ये हार्मोन्स या एंजाइम्स जो है वो हम लोग पित्त से कोरिलेट करते हैं काफी बार। तो ये पित्त की चिकित्सा उसमें हम लोग को करनी चाहिए। और ऋतुव्यतीत काल में जब पित्त बढ़ता है तो वात का संचय भी शुरू होता है, और यह संचय जो हुआ वात है वो रजस्राव काल में उसका प्रकोप होता है। तो हम लोग को अगर रजस्राव काल में चिकित्सा करनी है जो कि वात प्रदान है, वात की चिकित्सा अगर करनी होगी तो हम लोग पित्त प्रदान काल में चिकित्सा करेंगे, जो कि उसका संचय काल है। तो छठ क्रिया काल को फॉलो करते हुए हम लोग को रिजल्ट्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को समझना जरूरी है कि अगर
रजस्राव का रज रज जो है रज का फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है? ऋतुकाल में उसका एंडोमेट्रियम बेड प्रॉपरली बना नहीं है, या ओवुलेशन नहीं हो रहा है, फॉलिकुलोजेनेसिस नहीं हो रहा है, उसके लिए ब्लीडिंग कम हो रहा है, या ऋतुवैदिक काल में सेक्रेटरी फेज कम पड़ रहा है, जिसको हम लोग ल्यूटियल फेज बोलते हैं ओवेरियन साइकिल में, तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से पीरियड्स जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं या स्कैंटी हो रहे हैं, या फिर वात के वजह से वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, उसके वजह से वात का अनुलोमन नहीं होने की वजह से रज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग को जानना काफी जरूरी है कि वात की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा और कफ की चिकित्सा, तीनों चिकित्सा हम लोग अलग अलग कंडीशंस में आर्तवक्षय में और आर्तववृद्धि में हम लोग को करनी होती है। आर्तवक्षय है इसका मतलब हर बार हम लोग को पित्त की चिकित्सा करनी है या पित्त प्रदान द्रव्य देना है, ऐसे नहीं होगा। तो ये चीजें हम लोग को समझना काफी जरूरी है, जो कि हम लोग रज विवेचन करके एक अलग टॉपिक लेता हूँ मैं हमेशा, तो उसमें ये काफी सारा डीप में हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद ये हम लोग अगर चार्ट देखेंगे तो रजकाल, ऋतुकाल और ऋतुवतीत काल। रजकाल जो है वो वात प्रधान है, जिसमें रजस वाला परिचर्या इंपॉर्टेंट है। अगर रजस वाला परिचर्या नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी जैसे डेवलप हो सकती है, और उसी के साथ में ऋतु व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, रज का जो है व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसीलिए रजस वाला परिचर्या उसमें इम्पोर्टेंट कही गई है। इसमें मलरूप रजस्राव बाहर निकालने का काल होता है, ये 3 दिनों से लेकर 7 दिनों तक अलग अलग आचार्यों ने कहा है। और इसके लक्षण अगर देखेंगे तो अधोदर शूल, अधोगुरुत्व, कटिशूल, पिंडिकोद्वेष्टन, मलावष्टंभ, उल्लास, छर्दी, ये लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद ऋतुकाल जो है, ऋतुकाल इसको गर्भग्रहण समर्थ काल कहा गया है, जिसमें शुद्ध योनि गर्भाशय आर्तव ऐसे होता है। ये शुद्ध क्यों होता है? जैसे कहा जाता है कि नदी शुद्धते वेगेन नारी शुद्धते मासेन। जैसे जिस नदी को वेग है वह नदी शुद्ध होती रहती है, क्योंकि उसके वेग की वजह से पानी जो है वो आगे बहता रहता है, उसके लिए शुद्ध होती है। वैसे ही जिस स्त्री में हर मास में अगर आर्तव दर्शन होता है या रजस्राव होता है, तो रजस्राव की वजह से वो नारी जो है वो शुद्ध होती है, क्योंकि मलरूप रज जो है वो बाहर निकाला जाता है। और वो शुद्ध होने के बाद ऋतु काल में आर्तव भी शुद्ध होता है, क्योंकि नया नया आर्तव वहां पे आने वाला है, उसका उपचय होने वाला है। योनि शुद्ध है, गर्भाशय शुद्ध है और बीज भी शुद्ध है। और इसी की वजह से यह जो है गर्भग्रहण समर्थ काल है। इसमें योनि को कमल की तरह उपमा दी गई है कि यह जो योनि है ऋतुव्यतीत काल में वह खुले हुए कमल की तरह है, क्योंकि इस योनि में वहां पे शुक्र जो है वो आसानी से स्थापित हो सकता है, ऊपर चला जा सकता है, इसलिए यह योनि खुली हुई है। उसके बाद ऋतु काल के बाद योनि जो है वह फिर से बंद हो जाती है। और अगर हम लोग फिजियोलॉजिकली देखेंगे तो वहां पे देयर विल बी थिक म्यूकस प्लग इनसाइड द सर्विक्स, इनसाइड द सर्विक्स, और जो सीलियास होते हैं जिनकी मूवमेंट्स अलग अलग काल में अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, तो ये सीलियास जो है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी वहां से बाहर भी कुछ नहीं जा सकता, तो ये बंद हो जाता है। तो ऋतु काल जो है वो कफ के अधीन है, और इसी वजह से वहां पे कफवर्धक पदार्थों का सेवन हम लोग को करना चाहिए, ताकि अच्छे से बल्क प्रमोशन मिले, अच्छे से डेवलपमेंट हो, अच्छे से ग्रोथ हो। और इसी के लिए वहां पे कहा जाता है घृतक क्षीरादि नित्यासु मृदितासु कपात्मसु आर्तवम तिष्ठति क्षीर। जो स्त्री घृतक क्षीर आदि पदार्थ नित्य स्वरूप में, मधुर पदार्थ नित्य स्वरूप में सेवन करती है, उसका आर्तव चिरकाल तक रहता है। तो कफ काल में हम लोग को कफ की चिकित्सा करनी है, कफवर्धक पदार्थों का सेवन करना है। अगर उसको कोई कफज व्याधि नहीं है तो उसको ऋतुमती कहते हैं, और ऋतुमती परिचर्या का पालन उसमें करना चाहिए। यह काल में प्रसाद रूप रजक काल होता है और गर्भग्रहण योग्य काल है। ये 12 दिन से लेकर 16 दिन तक कहा जाता है। और इसके लक्षण जो है स्त्री में दिखाई देते हैं, प्रसन्नता, उत्साहित होती है स्त्री, नितंब उरुस्तन भोजन नाभि में स्फुरण होता है। और उसके बाद ऋतु व्यतीत काल होता है, जो कि पित्त के अधीन है, इसको ऋतु व्यतीता स्त्री कहते हैं। इसमें पुराण रज होती है, रज का उपचय होना शुरू हो गया है वहां पे, और वो रज पुराण होना शुरू हो गया है। और यह काल जो है वो ऋतु काल और रजस्राव के बीच के समय का काल है, जो कि पित्त प्रधान काल है। तो इसी में इस काल में वात का संचय हो रहा है। तो अगर आपको कोई डिसऑर्डर्स दिख रहे हैं जो कि वात के अधीन है या वात प्रकोप की वजह से हुए योनि व्यापक है, और उनकी चिकित्सा आपको करनी है, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस वगैरह है, तो उनकी चिकित्सा इस काल में शुरू करने हैं, क्योंकि इसमें संचय का काल है।
तो षटक्रिया काल में जब हम लोग सीखते हैं संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशय व्यक्तिभेदम च व्यक्ति दोषाणाम स भवेद विशद। तो छठ क्रिया काल में जिस तरह आप जब पहले से ही आप चिकित्सा करोगे तो हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं उस व्याधि पे। तो इसमें संचय के दौरान हम लोग को चिकित्सा करनी चाहिए। और इसमें लक्षण अगर हम लोग देखेंगे तो स्तनशूल होता है, स्तन गौरव का आरंभ होता है, ऐसे कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि रजस वाला परिचर्या इज इम्पोर्टेंट। रजस वाला परिचर्या ये बात के अधीन है। और अगर हम लोग देखेंगे कि ब्लीडिंग फॉर वजनम, हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो या रक्त प्रदर या पित्तजन्य व्यापद या अलग अलग डिसऑर्डर जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, जैसे कि अधोगर रक्त पित्त है या गर्भस्राव है या गर्भपात है, तो यहाँ पे रज का संबंध हम लोग सबसे ज्यादा आता है। तो इसलिए रजस वाला परिचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। भाव प्रकाश ने कहा है कि आर्तस्राव दिवसात अहिंसा ब्रह्मचारिणी शहीद गर्भशय्यायाम पश्यति पतिं च। आर्तस्राव में उस स्त्री को अहिंसक रहना चाहिए, क्योंकि पित्त का प्रकोप अगर होगा हिंसक वृत्ति की वजह से तो ब्लीडिंग ज्यादा होगा। ब्रह्मचारी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी नहीं रहेगी तो हो सकता है कि वहाँ पे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होगा, रेट्रोग्रेड मेंसेस होंगे, तो अलग अलग डिसऑर्डर्स लाइक एंडोमेट्रियोसिस जैसे डिसऑर्डर्स होंगे। और इसी की वजह से इस पीरियड में संबंध रखने को मना किया गया है। और ऐसे पाप लगता है, ऐसे कहा जाता है, पापी स्त्री या पापी पुरुष कहा जाता है। शहीद दर्भशय्यायाम पश्यति पतिं च। उस स्त्री को दर्भशय्या पे रहना चाहिए, क्योंकि वो कोजी होता है, वहां पे आरामदायक शैया है। और अगर वो कॉटन की या रुई के शैया पे बैठेगी तो वो ज्यादा सुख शैया होगी। और उसके साथ में हो सकता है कि ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से वो शैया भी गंदी हो सकती है। इसके लिए शहीद दर्भशय्यायाम, ये दर्भशय्या जो है वो काफी कोजी होती है। गर्मी के सीजन में वो ठंडा एहसास देती है और ठंडी में गर्मी का एहसास देती है। ऐसी शैया ये दर्भशय्या होती है। पश्यति पतिं च, पति का दर्शन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पति का दर्शन लेंगी तो वहां पे ईस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होने की वजह से उसको ईस्ट्रोजन, ये शब्द जो है वो ईस्टर दैट इज सेक्स हार्मोन के वजह से मिला है, तो उसको कॉइटस की इच्छा होगी और कॉइटस करेगी। करे शराबे पड़ने व हविष्यम त्रयम आहार है। एक कर में, एक शराब में या एक भूले पत्र पे जितना खाना रह सके उतना ही खाना खाना है वो, लेकिन दिन में 3 बार खाना है। अगर उससे ज्यादा खाना खाएगी तो उसके वजह से जो रक्त क्षय हो रहा है, रक्त बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से अग्निमांद्य है। तो अग्निमांद्य होने के ऊपर अगर आप ज्यादा खाना लेते हैं तो आम निर्मित होगी और उसके वजह से अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद कहा गया अश्रुपातम रक्तच्छेदम अभ्यंगम अनुलेपनम अत्युच्च शब्द श्रवणम हसनम बहुभाषणम आयासम भूमिखननम प्रभातम च विवर्जयेत्। ये जो दिया हुआ है, अगर ये सब चीजें करती है, अश्रुपात करती है मतलब रोती है, या नखच्छेद करती है, अभ्यंग करती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम बालक के ऊपर होता है। यानी इसका सीधा मतलब है कि रजस वाला परिचर्या करनी चाहिए उस स्त्री के खुद के स्वास्थ्य के लिए और उत्पन्न होने वाले गर्भ के स्वास्थ्य के लिए। रजस वाला परिचर्या इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ बड़ा काम करना है नहीं, मैं स्त्री हूँ, मैं सबला हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सब काम करूंगी, मैं दौड़ूंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी, मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी, ये सब करने के वजह से वहां पे रेस्ट नहीं मिलती और दोषों का प्रकोप होकर अलग अलग डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। स्ट्रेस काफी ज्यादा है और पीरियड्स के टाइम पे ओवर स्ट्रेस होने की वजह से हम लोग आईटी फील्ड में काम करते हैं, हम लोग को छुट्टी नहीं है, हम लोग को जाना पड़ेगा, ऐसे सोच के अगर वो गई तो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो अलग अलग डिसऑर्डर्स दिखाए जाते हैं, जैसे अर्ली मेनोपॉज भी दिखाई देता है। तो ये सब चीजें हैं, ये सभी चीजें रजस्वला परिचर्या ये किसी स्त्री को अलग रखने के लिए नहीं है, तो उसको आराम मिलने के लिए है। और आराम मिलने के साथ में उसके स्वास्थ्य के लिए और उत्पन्न होने वाले गर्भ के स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए इसको बीज शुद्धि कहा जाता है। तो ये होना इम्पोर्टेंट है। और इसी की वजह से आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में मेंस्ट्रुअल लीव ये मिलनी चाहिए, इसके लिए काफी जगह पे आंदोलन हो रहे हैं और काफी वेस्टर्न कंट्रीज में उसको मान्यता देने के लिए भी शुरुआत की है कि इस पीरियड में आराम करना काफी जरूरी है। नाउ वी विल मूव टू द पैथोलॉजी। वी हैव सीन व्हाट इज फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, उसका क्या जरूरी है, कितना नॉर्मल होता है क्या, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एबनॉर्मल क्या है। एनी ब्लीडिंग, वेदर इट इज ब्लीडिंग पर वजाना, वेदर इट इज ब्लीडिंग पीआर, whether it is bleeding through nostrils, you have to see what is the cause. You have to look out for the cause, whether it is local, focal or general. कोई भी ब्लीडिंग रहेगा वो आपको 3 इसमें डिवाइड करना है। Anyone has put their mic on, please switch off your mic, please put your mic
on mute mode. It is quite disturbing. Or as a speaker, I will say whether you are not interested, then please leave the meeting. I am very much harsh about that, but can't help it. So you must look for whether the bleeding per vaginum. Now we will talk on bleeding per vaginum. You have to see whether bleeding is locally bleeding, whether there is local injury, जैसे शताच्च नखदंताद्य वगैरह कहाँ गया है, तो वैसे कुछ है क्या, वहां से ब्लीडिंग हो रहा है क्या, वल्वा से ब्लीडिंग हो रहा है या वजाना से ब्लीडिंग हो रहा है, या लोकल ब्लीडिंग जो है सर्वाइकल सर्विक्स में से हो रहा है क्या, सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओरिफिस है, एक्सटर्नल हाउस है, वहीं से हो रहा है क्या, वो हम लोग को देखना चाहिए. फिर फोकल, फोकल इज लाइक फ्रॉम दैट सिस्टम, तो ये वजाना में से हो रहा है या यूट्रस में से हो रहा है या फेलोपियन ट्यूब में से ब्लीडिंग आके वहाँ के एक्यूमुलेट होके फिर नीचे आ रहा है, वो हम लोग को देखना चाहिए. एंड देन वेदर इट इज जनरल लाइक रक्त पित्त. अगर नॉस्ट्रिल में ब्लीडिंग है तो भी हम लोग देखेंगे कि एपिस्टेक्सिस हो रहा है, तो एपिस्टेक्सिस किस वजह से हो रहा है, वेदर इट इज लोकल, फोकल और जनरल. वैसे ही जनरल ब्लीडिंग पर वजाना है तो जनरल ब्लीडिंग है, वेदर इट माइट बी बिकॉज ऑफ सीए, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ सीए, it might be because of the certain medicines which we are taking, or it might be because of some underlying pathology which is going to be inside the human body somewhere other than the genitals. So any bleeding you have to distribute it in three parts: local, focal and general. Now we will see what is the differential diagnosis of heavy bleeding per vagina. So differential diagnosis is very simple according to modern. It might be polymenorrhea, that is frequent menses. If the menses occurs within 21 days, then it will be called as polymenorrhea. It might be menorrhagia, it might be metrorrhagia, it might be menometrorrhagia, it might be dysfunctional uterine bleeding. So that are the differential diagnosis, most common differential diagnosis we can say. It might be endometrial CA, it might be CA cervix, it might be CA genitals also, it might be tuberculosis also. So let's see what is the differential diagnosis, and that differential diagnosis should be classified in Palm-Coin classification. तो ये काफी सिंपल कर दिया है. अगर ये स्ट्रक्चरल है then C for the palm. If it is not related to the structural abnormality, then it is coin. So what is palm? Palm is polyp, जो कि स्ट्रक्चरल अगेन हम लोग को इमेजिंग में दिखेगा, यूएसजी में दिखेगा या speculum examination में दिखेगा. It might be adenomyosis, that is again structural. It might be leiomyoma, that is because of the fibroid, and it might be malignancy and hyperplasia, like cancerous growth अगर रहेगा तो that is considered as palm. And then unrelated to structural abnormalities, that is coin. So it might be coagulopathy, it might be ovulatory disorders, it might be endometrial problems, it might be iatrogenic bleeding, that is causes are not known and not classified at all. So this is a pictorial presentation of polyp, leiomyomas, adenomyosis, malignancy, endometrium, and then coagulopathy. So coagulopathy, ovulatory disorders, we can show you ovulatory disorder and is the ovary, but coagulopathy we cannot say it, we cannot show that it is because it is not a it is non-structural cause. It is not a structural cause. And then again, these are polyps. It might be endometrial or cervical polyp. Adenomyosis can give you painful heavy periods in approximately woman in the 30s or mid 40s. And adenomyosis is इसमें functioning endometrium जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है, that means inside the muscular cord. तो उसके वजह से there is severe cramps during the menses. And most common age is 30s and 40s. Leiomyoma, लियोमायमा ये फाइब्रॉइड्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसको लियोमायमा कहा जाता है. इंक्रीज इन द साइज इन प्रेगनेंसी और विद ओसीपीएस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लियोमायमास और मोस्ट ऑफ द फाइब्रॉइड्स आर एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. और ये प्रेगनेंसी में साइज आप हमेशा देखा होगा कि प्रेगनेंसी में अगर ऑलरेडी फाइब्रॉइड्स है और प्रेग्नेंट वही पेशेंट है, उसमें साइज इंक्रीज हुई दिखाई देती है, बिकॉज प्रेगनेंसी जो हम लोग करते हैं वो 2 डायमेंशनल करते हैं. तो जैसे आप अगर घर पे रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के पहले आटे का पहले एक बॉल बनाते हैं, तो बॉल का डायमेंशन अलग है और रोटी का डायमेंशन है वो काफी बड़ा हो जाता है, वो फैल जाता है. वैसे ही लियोमायमा का होता है. अगर
ये फाइब्रॉइड जो है वो मस्कुलर कोट में है तो वो छोटा दिखाई देगा नॉन प्रेग्नेंट में, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी रहेगी तो मस्कुलर कोट जो है यूट्रस बढ़ते जाएगा तो मस्कुलर कोट है वो तना जाएगा। तो जैसे वो इलास्टिसिटी बढ़ेगी वो उसका लेंथ बढ़ेगा तो वैसे फाइब्रॉइड भी चपटा होते जाएगा। एंड दैट्स व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द साइज इन द प्रेगनेंसी ऑफ इन द प्रेगनेंसी इन increase the size of the fibroid. So that is the thing when the fibroid is increased in the pregnancy. And then malignancy, it should be considered in all peri and post-menopausal women. If a menopausal woman comes to you with complaints of bleeding per vaginum, then always think of malignancy if it is not otherwise ruled out. सबसे पहले आपको सोचना है ब्लीडिंग पर वजाइनम मेनोपॉजल है, थिंक अबाउट मैलिग्नेंसी, go for pap smear, go for CT, go for MRI. That is the only thing you have to do. बाद में आप कुछ भी ट्रीटमेंट करो, आयुर्वेदिक करो, एलोपैथी करो, लेकिन अगर आयुर्वेद का नाम खराब नहीं करना है तो मेनोपॉजल वुमन को अगर ब्लीडिंग हुआ है पहले देखो मैलिग्नेंसी है क्या। अगर मैलिग्नेंसी नहीं है तो यू कैन ट्रीट इट वेरी इजीली विद आयुर्वेदिक मेडिसिन। Then non-structural cause like coagulopathy, that is undiagnosed coagulopathy in adolescents, acquired like in the case of cirrhosis. Then ovulatory dysfunctions, it is in the age of adolescence and perimenopausal also because of the PCOS also. Hypothyroidism, anorexia, and athletes, that causes ovulatory dysfunction. Eating lots of carrots can cause yellow ovaries because of the L-carnitine present in the carrots, that is also ovulatory cause. And then endometrial causes like diagnosis of exclusion is most of the time it is diagnosis of exclusion, because you should exclude the endometrial causes first. Then iatrogenic causes, the cause is not known. It might be hormonal contraceptive use, it might be hormonal replacement therapy, it might be post gynecological surgeries, but causes are not known at all. And not otherwise classified causes are PID, endometritis, cervical erosion, cervicitis, vaginal trauma, and foreign bodies. Like it is in PID and foreign bodies and vaginal trauma. Again, that is the classification of palm coin, and we will skip this slide. And common differential by age. So differential diagnosis according to the age. Gynecology जब भी subject आता है तो it is depend on the age, and the management is also depends on the age. Whether you are going to operate for the hysterectomy, whether you are opting for the conservative management, it totally depends on the age. So in the age adolescent age 13 to 18, bleeding might be anovulatory cycles, might be because of the heavy bleeding because of the OCP's adverse reaction, maybe pelvic infection, coagulopathy, and tumors. The most common cause among adolescents is the persistent anovulation due to immaturity or dysregulation of the hypothalamo-pituitary ovarian axis. So most common cause is anovulation because of the non-maturity of the axis. And then we will come to the most common reproductive age, that is 19 to 39. So common differential diagnosis might be pregnancy, APH, then structural lesions like leiomyomas and polyp, anovulatory cycles in some cases, like in cases of the PCOS, and OCP-induced bleeding, endometrial hyperplasia, that is the most common nowadays, and endometrial cancer, it is less common in India, but cases are increasing day by day. And then the other differential by age is after the age of 40 or peri or menopausal causes. Again, in menopausal causes there are anovulatory bleeding, endometrial hyperplasia, carcinomas, endometrial atrophy, and leiomyomas. So these are the pictorial presentation which are also shown by Dr. Vishnu Bhavne. So I will skip the slide. And let's do the first diagnosis, that is menorrhagia or heavy menses. Menorrhagia is defined as a cyclical bleeding at normal intervals. So it is normal intervals. जो कि यूनिवेपथ हम लोग देखते हैं तो अलग अलग दिया हुआ है, तो जिसमें जैसे यूनिवेपथ है जिसमें पित्तज यूनिवेपथ अगर हम लोग कहेंगे तो पित्तज यूनिवेपथ में भ्रूषोष्ण कुणक स्राव कहा गया है स्राव को, तो उसमें भ्रूष स्राव है, भ्रूषक उष्ण स्राव है, तो ये साइक्लिकल होता है, हर महीने में आएगा।
तो हर महीने में मतलब ब्लीडिंग के साथ में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को महीना ज़्यादा आ रहा है, पेशेंट को माहवारी का ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है, हेवी मेंसेस इसको हम लोग कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मेनोरेजिया। ब्लीडिंग इज एदर एक्सेसिव इन अमाउंट, जो प्रमाण बता गया है जो प्रमाण से बढ़ा हुआ है, या फिर इट इज एक्सेसिव इन ड्यूरेशन, दैट इज मोर देन 7 days। आयुर्वेद ने भी 3 दिन से 7 दिन कहा गया है, तो if it is more than 7 days then it is called as menorrhagia. The term menotaxis is often used to denote prolonged bleeding. अगर ब्लीडिंग मेनोरेजिया हम लोग 7 days से ज्यादा भी बोलेंगे उसको मेनोरेजिया ही कहेंगे, लेकिन अगर 7 days से ज्यादा है तो मेनोरेजिया को ही हम लोग मेनोटैक्सिस भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल ब्लड लॉस इज 50 to 80 ml and does not exceed over 100 ml. In menorrhagia, the menstrual cycle is unaltered. Menstrual cycle remains same. The interval of the cycle remains same, but the duration is longer. Okay, and the menstrual blood loss is also increased. The causes, it might be pelvic causes because of the fibroid adenomyosis, pelvic endometriosis, IUCD in utero, chronic tubular mass, tubercular endometritis, retroverted uterus due to congestive pathology. Retroverted uterus is a normal thing, but because of the retroverted uterus there will be more congestion which gives you more bleeding, and of course granular cell tumor of the ovary. एंडोक्राइनल कॉजेस उसमें आएगा हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है। एंड देन यू हैव टू लुक आउट फॉर हेमेटोलॉजिकल कॉजेस लाइक इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा ITP, ल्यूकेमिया, वॉन Willebrand's disease, platelets deficiency. So one must know what is the cause of menorrhagia, what should be the cause of, and what may be the cause of patient comes with heavy menses. हम लोग ने मेडिसिन दे दिया, अच्छी बात है, बट यू हैव टू रूल आउट द कॉज ऑल्सो। हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है या हेमेटोलॉजिकल कॉज है, क्या है वो देख के आप पिन पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकते हो, so that you have to know what are the causes and then you have to rule out the cause. Then common cause of menorrhagia is dysfunctional uterine bleeding, might be there is DUB, so there is no underlying pathology but still patient is bleeding, or fibroid and uterus adenomyosis and chronic tubular mass. These are the common cause we have seen in last slide also. And systemic causes may be liver dysfunction, yes of course, and congestive cardiac failure which gives to secondary congestion in the lumbar area, which gives you congestion in the iliac and then uterine, and that's why there will be excessive bleeding. And then severe hypertension is one of the cause. Diagnosis of menorrhagia is long duration of flow, passage of big clots, use of increased number of thick sanitary pads, or you can say maxi pads, and then patient may be pallor because of the long-standing menorrhagia. Low level of hemoglobin gives an idea about the correct diagnosis and magnitude of menorrhagia. अगर लो लेवल है हीमोग्लोबिन की तो वैसे हम लोग को मैनेजमेंट करना चाहिए। 5 ग्राम एंड बिलो 5 ग्राम पर डेसिलिटर हीमोग्लोबिन की मैनेजमेंट अलग होगी, 8 ग्राम्स के नीचे वाले हीमोग्लोबिन की मैनेजमेंट अलग होगी, 8 to 10 ग्राम्स की मैनेजमेंट अलग होगी, एंड अबव 10 ग्राम्स की अलग होगी। एंड देन we will see the second diagnosis, differential diagnosis, that is metrorrhagia. And metrorrhagia is absolutely irregular acyclic bleeding from the uterus which is variable in amount. So metrorrhagia में ऐसा नहीं होगा कि पीरियड्स के टाइम पे हुआ है, कभी भी हो सकता है। मिड साइकिल ब्लीडिंग भी साइक्लिकल नहीं होगा, कभी 7 डे पे होगा, कभी 10 डे पे होगा, कभी 12 डे पे होगा, एंड द ब्लीडिंग इज फ्रॉम द यूट्रस। इट ऑल्सो इंक्लूड्स इरेगुलर ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन नॉर्मल साइकिल। मतलब 2 तारीख को पीरियड्स आए हैं, 10 तारीख को ब्लीडिंग हुआ, फिर से हेवी ब्लीडिंग, एंड अगेन अगले महीने के 2 तारीख को पीरियड्स आए हैं। सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में भी ब्लीडिंग हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोरेजिया, एंड इट इज एब्सोल्युटली असाइक्लिकल, साइकिल के दौरान नहीं आएगा। एंड देन मेनोमेट्रोरेजिया में इतना इरेगुलर होता है, जैसे कोई स्टूडेंट इरेगुलर आता है स्कूल में या कॉलेज में। आपके काफी सारे कलीग्स रहेंगे BAMS फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में रेगुलर आया होगा, थर्ड ईयर में आता ही नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट अपने क्लास में था, अपने बैच का था, हम लोग पहचान नहीं सकते, काफी बार पहचान करा के लेनी पड़ती है। वैसे इस कंडीशन में पहचान करा के लेनी पड़ती है, वेदर इट इज साइक्लिकल ब्लीडिंग और एसाइक्लिकल ब्लीडिंग। कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग रहता है, 4 दिन के लिए ब्लीडिंग नहीं होता है, फिर से 5 दिन ब्लीडिंग होता है, फिर से 8 दिन ब्लीडिंग नहीं होता है, फिर से ब्लीडिंग होगा,
It is irregular and excessive bleeding, that is called as menometrorrhagia.